स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज की ये स्पेशल क्लास जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल और लोकायुक्त। भारत के संदर्भ में अगर कहा जाए तो भ से भारत, भ से भ्रष्टाचार और संभवतः ये दोनों शब्द जैसे एक सिक्के के दो पहलू बन गए। आजादी से पहले भी और आजादी के बाद से लगातार भ्रष्ट मुक्त करप्शन भ्रष्टाचार को भारत से समाप्त करने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन वो सिर्फ प्रयास रहा और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो जितना बड़ा जो है वादा किया वो उतना ही बड़ा भ्रष्ट निकला। बहरहाल इसी भ्रष्टाचार को करप्शन को खत्म करने के लिए दुनिया में सबसे पहले ओम्बुड्समैन जैसी संस्था की जो है आवश्यकता यूरोप में महसूस की गई। किस देश में? स्वीडन में, जिसे भारत में लोकपाल या राज्यों में उसी को लोकायुक्त के नाम से जो है जाना गया। इससे संबंधित तथ्य जो हम लोग देखेंगे, जैसे भारत के पहले लोकपाल कौन थे, वर्तमान में कौन है, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 पर हस्ताक्षर किस राष्ट्रपति ने किया था, या लोकपाल अध्यक्ष बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, लोकपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016 में क्या अलग प्रावधान किए गए थे, लोकपाल किसके अधीन कार्य करता है, या सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष जो है की गई, स्वीडन में ओम्बुड्समैन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जैसे प्रश्न अब तक इससे जो है पूछे जा चुके हैं। शुरू करें आज के इस सेशन को और आज का ये पहला सवाल आपके जो है स्क्रीन पर आए। उससे पहले मैं बता दूं कि लोकपाल मतलब भारत से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई वही लोकपाल कहलाया। इसी को यूरोप में ओम्बुड्समैन कहा गया, जिसका लिटरल मीनिंग होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन पीपल। और विश्व में सबसे पहले 1809 में, कब? वर्ष 1809 में ओम्बुड्समैन स्वीडन के संविधान का हिस्सा बना। बिल्कुल 100% जो है ये स्टेटमेंट जो है सही है। स्वीडन जो कि यूरोप का देश है, जिसकी राजधानी आप सबको पता है कहां पर है, स्टॉकहोम। इसकी राजधानी स्टॉकहोम। इसकी संसद को जो है किस नाम से जानते हैं, इसकी संसद को रिक्सडाग के नाम से जो है जानते हैं। और इसी देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार छोड़ करके। इसी देश में सबसे पहले ओम्बुड्समैन जैसी संस्था को जो है वहां के संविधान में जगह दी गई, और जिसका मुख्य उद्देश्य ही था क्या, कानून व्यवस्था से इतर हट करके कोई अपने पद का दुरुपयोग न करे, इसलिए ओम्बुड्समैन पद को बनाया गया था। आगे सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है ब्रिटेन में ओम्बुड्समैन को प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है, लेकिन प्रोसिक्यूटर इसको ब्रिटेन में नहीं कहा जाता है। प्रोसिक्यूटर इसको जो है रसिया में कहा जाता है। किस देश में कहा जाता है? रूस में कहा जाता है। ब्रिटेन में इसको जो है संसदीय सचिव के नाम से जो है जाना जाता है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है। ओम्बुड्समैन को लोकपाल का नाम लक्ष्मी मल सिंघवी ने 1963 में दिया था। यह भी सही है। भारत में सबसे पहले ओम्बुड्समैन के लिए लोकपाल शब्द का जो है इस्तेमाल लक्ष्मी मल सिंघवी के द्वारा ही किया गया था। और अगला विकल्प कह रहा है 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, और प्रशासनिक सुधार आयोग ने ही सबसे पहले ओम्बुड्समैन जैसी संस्था को स्थापित करने का जो है सलाह दिया था। क्योंकि यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि रूस में ओम्बुड्समैन के लिए प्रोसिक्यूटर शब्द इस्तेमाल होता है, न कि जो है ब्रिटेन में वहां पर उसके लिए संसदीय सचिव शब्द का इस्तेमाल, न्यूजीलैंड में भी जो है इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा इकलौता देश था, डेमोक्रेटिक कंट्री था, जिसने अपने यहाँ लोकपाल विधेयक को जो है लाया
और उसको पास कराया, कानून बनाया, अपने संविधान में उसको जगह दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया? अभी आपको बताया कि 1966 में 1966 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में प्रशासनिक आयोग जो बनाया गया, प्रशासनिक आयोग ने करप्शन को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यूरोप के देशों में ओम्बुड्समैन जैसी संस्था थी। आरबीआई के द्वारा भी ओम्बुड्समैन जो है नियुक्त किया गया था, आज भी है। अन्य डिपार्टमेंट में भी जो है ऐसी आवश्यकता महसूस की गई, अन्य राज्यों में भी ऐसी आवश्यकता महसूस की गई, देश के अंदर भी आवश्यकता महसूस की गई और प्रशासनिक आयोग ने सबसे पहले ये अपना विचार व्यक्त किया, सलाह दिया था। वो अलग बात है कि प्रशासनिक आयोग की जो है बातों पर ध्यान रखते हुए पहला विधेयक 1968 में जो है लाया गया, लेकिन पास नहीं हुआ। फिर 1971 में लाया गया, ये भी पास नहीं हुआ। 1977 में लाया गया, 1985 में लाया गया, उसके बाद 1996 में, 1998 में, 2001, 5, 2008, 11। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि लोकायुक्त विधेयक को पास कराया गया 2013 में, लेकिन इससे पहले 10 बार ये जो है संसद में ये विधेयक खारिज किया जा चुका था, बस इसलिए कि ये करप्शन को खत्म करने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा था। और संसद में, पार्लियामेंट में, हमारी सरकारों में बैठे हुए लोग इतने ईमानदार हैं, हर चीज से समझौता कर सकते हैं, लेकिन करप्शन देश से खत्म हो जाए ना, इसीलिए 10 बार जो है ये विधेयक फेल हुआ था। अंततोगत्वा अन्ना हजारे के जो है प्रयासों से जब रामलीला मैदान में उन्होंने भूख हड़ताल किया, ये देश उनका शुक्रगुजार है। उसके बाद जो है लोकपाल विधेयक को लाया गया और अंततोगत्वा दिसंबर 2013 में इसे दोनों सदनों से पास कराया गया। राष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति थे मुखर्जी साहब, और उन्होंने ही सिग्नेचर किया 1 जनवरी 2014 से 1 जनवरी 2014 से। कब? 1 जनवरी 2014 से ये प्रभावी हुआ था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा। कौन सा? सेकंड। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के पहले लोकपाल कौन थे? भारत के पहले लोकपाल वर्ष 2019 में, देखिए 2013 में ही कानून बन गया कि नहीं, लोकपाल नियुक्त होना चाहिए, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री का भी पद आता है। लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री का भी पद है। अगर प्रधानमंत्री किसी तरीके के करप्शन में, भ्रष्टाचार जैसी जो है घटनाक्रम में अगर इन्वॉल्व है तो उनको भी लोकपाल के सामने आना पड़ेगा। उनके ऊपर भी जो है जांच हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कितनी विचित्र विडंबना बना दी गई, लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उस समिति के सलाह पर, जिस समिति का अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होता है। तो लोकपाल विधेयक आया जरूर, लोकपाल बनाया गया जरूर, लेकिन लोकपाल लोलपाल बन करके रह गया, इसीलिए क्योंकि जो है कहने के लिए उसे स्वतंत्र बिल्कुल रखा गया, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल जुदा थी। बस आपको पढ़ना लिखना है, परीक्षा पास करना है, इसलिए आप भी याद करते हैं कि लोकपाल किसको बनाया गया, वरना लोकपाल का पद इस देश में कितना प्रभावी है बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तो आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में नीट की परीक्षा पास करके इस धरती पर दूसरे भगवान नहीं, इस धरती पर दूसरे यमराज जो है तैयार होंगे। बहरहाल यहां पर दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला सही होगा, और ये पिनाकी चंद्र घोष है।
पिनाकी चंद्र घोष, जिनको वर्ष 2019 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। 22 तक जो है ये रहे थे। लोकपाल का जो कार्यकाल होता है, लोकपाल का कार्यकाल अगर जो है पूछा जाए कि कितने वर्ष का होता है, तो आप कहेंगे कि 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 70 वर्ष की आयु तक। तो पहले कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। और इस समय कौन है? तो आप कहेंगे कि इस समय जो है अजय मणिकराव खानविलकर, ये प्यारा सा छोटा सा इनका जो है नाम है। पहले जो है पिनाकी चंद्र घोष थे, दूसरे जो है बनाए गए प्रवीण कुमार मोहंती कुछ समय के लिए, और उसके बाद अब बनाए गए हैं कौन? अजय मणिकराव खानविलकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है। पहले में कह रहा है कि लोकपाल में एक अध्यक्ष सहित 8 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही, 100% सही कह रहा है। लोकपाल के सहयोग के लिए 8 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य। उनमें से 4 ऐसे होते हैं जो कि न्यायिक पृष्ठभूमि से होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट या फिर जो है हाई कोर्ट के जज होते हैं, और 4 ऐसे होते हैं जो गैर न्यायिक पृष्ठभूमि से होते हैं, यानी उसमें SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक या महिला वर्ग से जो है संबंध रखने वाले उन सदस्यों को नियुक्त किया जाता है जिनको सार्वजनिक जीवन में 25 या कम से कम 25 वर्ष का जो है अनुभव हो। तो पहला विकल्प जो है सही, एक अध्यक्ष सहित 8 सदस्य होते हैं। दूसरा विकल्प में कह रहा है अध्यक्ष सदैव सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या महत्वपूर्ण व्यक्ति या सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश, जिसको बाद में ये जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट का जो है पूर्व न्यायाधीश या पूर्व मुख्य न्यायाधीश को ही लोकपाल बनाया जाता है। और नीचे कह रहा है, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है, नीचे कह रहा है लोकपाल में 8 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से, ये गलत है। कितने होते हैं? 4 सदस्य जो है न्यायिक पृष्ठभूमि से होते हैं। कितने? 4 सदस्य जो है न्यायिक पृष्ठभूमि से होते हैं, और शेष जो है 4 जो होते हैं गैर न्यायिक पृष्ठभूमि से होते हैं, गैर न्यायिक पृष्ठभूमि से होते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है, तो यही असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। बाकी 4 मैंने बताया कि SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक या महिला वर्ग से जो है होना चाहिए, जिनको सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष या इससे अधिक का जो है अनुभव हो। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। लोकपाल अध्यक्ष या सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 45 वर्ष। और अधिकतम आयु जो है कितनी होगी? अधिकतम आयु कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि अधिकतम आयु होगी कितने वर्ष? जी, 70 वर्ष। अधिकतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? अधिकतम आयु जो है 70 वर्ष की होनी चाहिए। मैंने बताया कि इनका कार्यकाल ही होता है 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक। तो किसी भी व्यक्ति को अगर जो है लोकपाल का सदस्य बनाया जाए या फिर जो है अध्यक्ष बनाया जाए, तो अध्यक्ष तो जो है जाहिर सी बात है वो 45 वर्ष में बन ही नहीं सकता है। जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार जो है जो न्यायिक व्यक्ति होगा वो 45 वर्ष में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, आप सबको पता है 65 वर्ष की आयु तक जो है अपने पद पर बना रहता है, जबकि अन्य जो जजेस होते हैं वो भी जो है 62 ईयर तक जो है अपने पद पर बने रहते हैं। फिर भी जो गैर न्यायिक जो होते हैं उनके लिए जो है आप
अघोषित रूप से जो है उन्हीं के लिए ये व्यवस्था दी गई कि कम से कम जो है उसकी एज जो है कितनी होनी चाहिए, 45 वर्ष की होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, लोकपाल सदस्य निम्न में से किसे नहीं नियुक्त किया जा सकता है? सांसद, विधायक, मंत्री, उपरोक्त सभी। जी हाँ, लोकपाल अधिनियम 2013 के अनुसार ऐसे किसी भी व्यक्ति को लोकपाल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता जो किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य हो यानी विधायक हो, या फिर विधान परिषद का सदस्य यानी एमएलसी, या लोकसभा का सदस्य यानी सांसद, या राज्यसभा का सदस्य, या फिर जो है गवर्नमेंट के जो है अधीन किसी पद पर जो है वो कार्यरत हो। ऐसे व्यक्ति को जो है इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। रिटायरमेंट के बाद जो है हो सकता है, लेकिन एज वर्किंग व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता। अगला, लोकपाल चयन समिति का सदस्य नहीं होता है। लोकपाल की नियुक्ति अगर जो है पूछा जाए कि कौन करता है, तो आप कहेंगे कि लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति किसके सलाह पर करता है? तो लोकपाल जो चयन समिति होती है, इस चयन समिति का जो अध्यक्ष होता है, जो लोकपाल चयन समिति का अध्यक्ष होता है, वो होते हैं कौन? प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इनके जो है इस चयन समिति में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नामित कोई अन्य न्यायाधीश, कोई अन्य न्यायाधीश। और ये न्यायाधीश जो है कहां से होंगे? तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट से होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा नामित, यानी राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड किसी पर्सन को, राष्ट्रपति के द्वारा नामित व्यक्ति, यानी इस तरह से जो लोकपाल की चयन समिति होती है, इसमें कुल जो है कितने सदस्य जो है होते हैं? तो आप कहेंगे कि अध्यक्ष सहित कुल कितने होते हैं? 5। प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या तो स्वयं भी जो है वो उपस्थित हो सकते हैं, और नहीं तो अपने जो है किसी रिप्रेजेंटेटिव को यानी किसी न्यायाधीश को जो है उस चयन समिति में भेज सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा भी नामित एक जो है कानून का जो है कानूनविद विद्वान व्यक्ति भी इस चयन समिति में होता है, और अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस व्यक्ति को जो है इस पद के लिए उपयुक्त समझा जाएगा, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को जो है लोकपाल के रूप में नियुक्त करेगा। तो दिए हुए प्रश्न में कह रहा है कौन सदस्य समिति का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है अध्यक्ष नहीं सदस्य, बल्कि ये नियोक्ता होते हैं, यानी ये लोकपाल और लोकपाल सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। वैसे भी लोकपाल चयन समिति से पहले जो है एक 8 सदस्यों की सर्चिंग कमेटी बनाई जाती है। 8 सदस्यों की जो है खोजबीन समिति का सर्चिंग कमेटी जो बनाई जाती है, और 8 लोगों की जो वो सर्चिंग कमेटी, कहीं कहीं उसी को लिखा होगा स्क्रीनिंग कमेटी, क्योंकि लोकपाल अध्यक्ष अथवा सदस्य के लिए जब एप्लीकेशन जो है मांगे जाते हैं, तो जो लोग उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करते हैं तो वो स्क्रीनिंग कमेटी उन जो है जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, उन एप्लीकेशंस में से जो है ये डिसाइड करती है कि कितने लोगों को जो है 1 बाय 1 करके जो है बुलाया जा सकता है साक्षात्कार के लिए। उस स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा जो है जब डिसाइड कर दिया जाता है कि ये जो है व्यक्ति अध्यक्ष और ये जो है सदस्य पद के लिए सबसे उपयुक्त है,
हालांकि एक पद के लिए कम से कम जो है दो दो कैंडिडेट को जो है ये सर्च करते हैं। उसके बाद तब प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के जो है नेता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की हुई जो है न्यायविद, इनके सामने जो है उन लोगों को जो है उपस्थित किया जाता है और इनसे बात विचार विमर्श, इनका साक्षात्कार करने के बाद तब इनको नियुक्त किया जाता है कि आप बिल्कुल जड़ से करप्शन को खत्म कर दीजिए। हकीकत तो ये है कि अब क्या ही बताएंगे क्या हकीकत है। अगला प्रश्न देखिए, लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016 की धारा 44 किससे संबंधित है? दरअसल 2016 में जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, प्रधानमंत्री तो 2014 में ही बन गए थे, लेकिन 2016 में इस लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक में संशोधन इन्होंने करा दिया। और संशोधन कराया तो उसमें जो है एक प्रावधान किया गया कि धारा 44 के तहत, किसके तहत? धारा 44 के तहत लोकपाल के जो सदस्य होंगे, लोकपाल जो होगा ये अपनी संपत्ति का भी विवरण जो है प्रस्तुत करेंगे, यानी अपनी संपत्ति को जो है ऑनलाइन जो है करेंगे। और अपने नियुक्ति के कितने दिन के भीतर? तो अपनी नियुक्ति के 30 दिन, अपने नियुक्ति के 30 दिन के अंदर, यानी 1 माह के अंदर उनको अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ प्रतिवर्ष एक वित्तीय वर्ष, यानी एक वित्तीय वर्ष बोले तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, एक वित्तीय वर्ष की जो है इनकम को अगले 31 जुलाई तक जो है इसे भी प्रतिवर्ष सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो ये लोक सेवकों के साथ साथ जो है लोकपाल के सदस्यों पर भी लागू होगा। और इस तरीके से जो है धारा 44 में ये प्रावधान किया गया कि लोक सेवकों को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से असत्य कथन है। लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में 1971 में किया गया। बिल्कुल सही है। भारतवर्ष में भले ही लोकपाल की नियुक्ति वर्ष 2019 में आकर के हो रही है, लेकिन लोकपाल, जिसको कि राज्यों में लोकायुक्त कहा जाता है, जब लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 पास किया गया तो यह प्रावधान किया गया कि जैसे ही केंद्र में लोकपाल की नियुक्ति होगी, सभी राज्य अपने अपने राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति कर लेंगे। और वहां भी क्राइटेरिया लोकायुक्त की वही रहेगी, बस अंतर यह रहेगा कि वहां चयन समिति का अध्यक्ष जो राज्यों में होगा वो चीफ मिनिस्टर होगा। चयन समिति का अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर होगा। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष का नेता राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट जो है वहां व्यक्ति होगा। और संबंधित राज्य के जो है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है किसी न्यायाधीश को वहां पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया जाएगा। तो चयन समिति की संख्या वही होगी, बस वही प्रक्रिया होगी, बस प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री वहां अध्यक्ष होंगे, लोकसभा अध्यक्ष के जगह विधानसभा अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता के जगह वहां पर जो है विधानसभा के विपक्ष के नेता होंगे। और वहां जो लोकायुक्त बनाया जाएगा वो व्यक्ति किसी राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिटायर्ड व्यक्ति होगा, या वर्किंग व्यक्ति रिटायर्ड जो है होगा, या किसी हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जज होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले विकल्प की ओर। 1970 में ही लोकायुक्त की स्थापना संबंधित विधि का निर्माता पश्चिम बंगाल है। विधि नहीं विधि होना चाहिए था इसको। 1970 में ही लोकायुक्त की स्थापना संबंधित विधि का निर्माता पश्चिम बंगाल है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सबसे पहले जो है लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित विधि बनाने का काम किया था किसने? उड़ीसा की सरकार ने। किसने किया? उड़ीसा ने किया था। कब? 1970 में ही कर लिया। लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति सबसे पहले किसने कर लिया? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र ने। बस दोनों में अंतर है। लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए कानून किसने बनाया सबसे पहले? उड़ीसा ने।
लेकिन जो है सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति किसने कर लिया? महाराष्ट्र ने। उसके बाद किस राज्य के द्वारा किया गया? तो बिहार के द्वारा किया गया था 1973 में। 1977 में उत्तर प्रदेश में नियुक्त हुआ था लोकायुक्त। तीसरा विकल्प कह रहा है लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु। बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट ध्यान रहे। लोकपाल जो होता है 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक जो है अपनी सेवा देता है, जबकि लोकायुक्त जो होता है 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवा देता है। लोकपाल सदस्य अपने पद से रिटायर्ड होने के बाद जो है राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के अधीन कोई और पद धारण नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं है। जबकि लोकायुक्त या इसके जो सदस्य होते हैं ये लोकपाल अथवा लोकपाल सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा कोई और पद जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत धारण नहीं कर सकते। अंतिम विकल्प में कहा जा रहा है लोकपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली चयन समिति के सलाह पर किया जाता है। ये भी सही है, यहाँ भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। गलत है तो कौन सा? जी हाँ, दूसरा विकल्प। इसीलिए यही जो है क्या होगा? उत्तर होगा। महाराष्ट्र, ये बंगाल में नहीं उड़ीसा में जो है स्थापित किया गया था लोकपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो लोकायुक्त की नियुक्ति होता है मुख्यमंत्री की सलाह जो है नेतृत्व वाली चयन समिति के सलाह पर किया जाता है, और यहाँ मुख्यमंत्री के अलावा जो है कौन होता है? तो आप कहेंगे विधानसभा अध्यक्ष होता है। विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष। इसके अलावा जो है विधानसभा का विपक्ष का नेता, विधानसभा विपक्ष का नेता, विधानसभा विपक्ष का नेता। इसके अलावा जो है हाईकोर्ट के जो है चीफ जस्टिस के द्वारा नियुक्त जज होता है यहाँ एक, और दूसरा राज्यपाल का जो है एक प्रतिनिधि होता है जो एक कानूनविद होता है। तो यहाँ पर भी जो है जो चयन समिति होती है मुख्यमंत्री सहित कितने लोगों की होती है? 5 लोगों की। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? फटाफट कमेंट करिए, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है और कौन सा है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने मालिक की आवाज कहा है, और इसकी स्थापना 1963 में हुआ था। प्रवीण सूद इस समय जो है, प्रवीण सूद जो है इसके इस समय महानिदेशक हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी, जो कि स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग को जो है मनी लॉन्ड्रिंग को जांच करती है, इसकी स्थापना 1 मई 1936 को हुई, 1936 को हुई थी या 1963 को हुई थी। चकारा कौन सुमेलित नहीं है? तो यही सुमेलित नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना 1936 में नहीं बल्कि 1963 में हुई थी, 1963 में हुई थी। आरबीआई, जिसकी स्थापना, ओ माय गॉड ये भी गड़बड़ है। आरबीआई की स्थापना जो है, लीजिए तब इसको सुधार करना पड़ेगा। आरबीआई की स्थापना जो हुआ था मेरे एकलव्यों, वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब? 1 अप्रैल 1935 को लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जो भारत का सेंट्रल बैंक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसकी स्थापना सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और इसकी स्थापना संथानम समिति के सलाह पर, किस समिति के सलाह पर? संथानम समिति के जो है सलाह पर किया गया था। और कब? फरवरी 1964 में। सबको पता है
सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की स्थापना 1963 में हुई थी और स्पेशली जो है शेयर मार्केट फ्रॉड को, शेयर मार्केट के फ्रॉड के जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग के इस समय जो है अगर आपसे जो है पूछा जाए कि महानिदेशक कौन है, इसके महानिदेशक हैं एएस राजीव। एएस राजीव जो कि इससे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ये सीएमडी भी थे और वही आजकल जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। तो ये कब इस्टेब्लिश हुए, इनके इस समय महानिदेशक कौन है, ये जो है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, संथानम समिति की सलाह पर किसकी स्थापना की गई थी? क्योंकि इन संस्थाओं का भी जो है उद्देश्य है भारत से करप्शन को खत्म करना, लेकिन इन संस्थाओं को केंद्र सरकार के द्वारा जो है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के जो है आलोक में इस्तेमाल किया जाता है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को जो है स्वीकार किया कि सीबीआई तो जैसे केंद्र सरकार के पिंजड़े में बंद एक तोता है और अपने मालिक के लिए ही सिर्फ वो जो है आवाज लगाता है। केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग जिसकी स्थापना जो है आरटीआई एक्ट, किसके तहत? आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत जो है किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग, इसका भी उद्देश्य है क्या? ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन में पारदर्शिता, और इसीलिए सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट को जो है पास किया गया था, लागू किया गया था और आगे चल करके जो है मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के सलाह पर किया जाता है और 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक के लिए किया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, संथानम समिति के सलाह पर किसकी स्थापना हुई थी? तो जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई, सीवीसी की स्थापना हुई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना हुई। इसलिए दिए हुए प्रश्न में नन ऑफ दीज सही है। कौन सा? नन ऑफ दीज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। केंद्रीय स्तर पर लागू लोकपाल अधिनियम में लोपाल, लोपाल नहीं लोकपाल, खैर लोपाल तो हो ही गया है वो, लेकिन ये शब्द लोकपाल है। केंद्रीय स्तर पर लागू लोकपाल अधिनियम में लोकपाल की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य किसे बनाने का प्रावधान नहीं है। लोकपाल की नियुक्ति के लिए 5 सदस्यों की एक समिति होती है और उस समिति के द्वारा जिन लोगों का चयन किया जाता है उसी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उस चयन समिति की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष उस समिति का सदस्य होता है, प्रधानमंत्री तो स्वयं अध्यक्ष ही होता है, राष्ट्रपति उस समिति का अध्यक्ष नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि उस समिति में होता है और एक प्रतिनिधि जो कि एक न्यायविद आदमी होता है, सॉरी कानूनविद होता है, कानूनविद होता है जो कि कानून का बहुत अच्छा जो है जानकार होता है, और एक सदस्य होता है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो है नॉमिनेट किया जाता है और वो जनरली सुप्रीम कोर्ट का एक जज होता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से चयन समिति में राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनका प्रतिनिधि रहता है। हकीकत के अनुसार तो जो है राष्ट्रपति भी इसके सदस्य नहीं है, लेकिन आयोग ने माना कि नहीं, उपराष्ट्रपति का तो दूर दूर से कोई वास्ता ही नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का लोकपाल की चयन समिति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। इसलिए कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। कौन सा? दूसरा विकल्प। ध्यान रहे, अगर उपराष्ट्रपति के स्थान पर लोकसभा का विपक्ष का नेता जो कि एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है,
अगर जो है उपराष्ट्रपति के स्थान पर लोकसभा के विपक्ष का नेता अगर यहां लिखा होता, तब इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होता? पहला विकल्प। इस प्रश्न को इसीलिए जो है यहां फ्रेम किया गया है, रखा गया है कि इस तरीके से भी जो है प्रश्न को पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने? पिनाकी चंद्र घोष। दूसरे कौन थे? तो जो है पी.के. मोहंती थे। और तीसरे कौन हैं? तो तीसरे इनका प्यारा सा नाम है अजय मणिक राव खान विलकर। बस ये प्यारा सा छोटा सा जो है इनका नाम है। वर्तमान में लोकपाल यही है और ये भारत के जो है तीसरे जो है लोकपाल हैं। अगला प्रश्न देखिए, लोकपाल किसके अधीन कार्य करेगा? लोकपाल स्वतंत्र होकर के बिल्कुल कार्य करेगा। लोकपाल के पास करप्शन, भ्रष्टाचार से संबंधित अगर कोई भी एप्लीकेशन आता है या लोकपाल स्वयं जो है स्वविवेक के आधार पर इवन दैट की सीबीआई का भी जो है इस्तेमाल लोकपाल कर सकता है। लोकपाल के द्वारा लोकपाल को जो है एक तरीके से सीबीआई के बराबर की का जो है पावर दिया गया, लेकिन उसको जो है कुछ ऐसे बंधनों में बांध दिया गया कि लोकपाल को खुद ही नहीं पता होता है कि हमको कितनी पावर दी गई है। कुछ समय पहले तक प्रशासनिक आयोग के जो है एक अधिकारी ने जो है ये रिकमेंड किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है एक बार अपना ऐसा स्टेटमेंट दिया कि क्यों ना सीबीआई को लोकपाल में ही मर्ज कर दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र सरकार करप्शन को दूर करने के लिए जो है कम अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जो है हमेशा इस्तेमाल करती है और आज भी वही हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? 1971 में। कहां 1971 में की गई और किस राज्य में किया गया? तो जी हां, महाराष्ट्र में किया गया था। कहां पर? महाराष्ट्र में किया गया, महाराष्ट्र में किया गया। लेकिन लोकायुक्त अगर जो है पूछे कि विधि कहां बनाई गई, लोकायुक्त विधि निर्माता राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे उस राज्य का नाम है क्या? उड़ीसा, जो अब जो है ओडिशा हो गया है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए, बाकी इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। अब परीक्षाएं सिर पर हैं, खास करके वो लोग जो कि आरओ के बारे में फिर से सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, देखिए वो भी परीक्षा बहुत जल्दी जो है कराई जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था विदिन 6 मंथ ये परीक्षा पुनः करा ली जाएगी। देखिए 6 मंथ उनके कैलेंडर के अनुसार जो है कब हो जाता है, तो वो भी परीक्षा जो है बहुत जल्दी होगी। और इन परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप www.study91pro.com पर जाएं या फिर जो है इस ऐप को जो है डाउनलोड करें और यहाँ पर दी गई शानदार जो है टेस्ट सीरीज से जो है आप अपनी जो है तैयारियों को और धार दें। अगला प्रश्न, स्वीडन में ओम्बुड्समैन का कार्यकाल। ओम्बुड्समैन जो कि स्वीडिश शब्द है, जिसका मतलब वही होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन पीपल। क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जो है कॉमन पीपल। और सबसे ओम्बुड्समैन ओम्बुड्समैन की धारणा वहीं पर जन्म ली जब चार्ल्स यहाँ का जो है शासक थे, जिनका नाम था चार्ल्स 12। इन्होंने ही सबसे पहले जो है ओम्बुड्समैन जैसे जो है एक अधिकारी की नियुक्ति की। हालांकि तब उसका नाम उन्होंने ओम्बुड्समैन नहीं दिया था, जिसका काम होता था उन व्यक्तियों का जो है चिन्हित करना
और राज दरबार में लाना जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है। आगे चल करके जब उस देश में संविधान का लागू हुआ, संविधान उस देश का लिखा गया, तो उसके लिए उस अधिकारी के लिए ओम्बुड्समैन शब्द दिया गया, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन पीपल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए की ओर। उससे पहले बता दें, यहाँ पर भी कार्यकाल उतना ही होता है जितने हम लोगों के यहाँ है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा गठित आयोग द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष ओम्बुड्समैन जैसी संस्था बनाने का सुझाव दिया गया था? 1966 में। और किस जो है आयोग के द्वारा? प्रशासनिक आयोग के द्वारा। कौन सा? प्रशासनिक आयोग के द्वारा। और जो प्रशासनिक आयोग था, प्रशासनिक आयोग की स्थापना 1966 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई आगे चल करके देश के प्रधानमंत्री भी हुए थे। 1963 में लोकपाल शब्द जो है दिया था लक्ष्मीमल सिंघवी ने। उसका पार्लियामेंट में इस्तेमाल सबसे पहले जो है उस समय के कानून मंत्री के द्वारा जो है किया गया था। भारत में ओम्बुड्समैन के समकक्ष कौन सा पद राज्यों के लिए सृजित किया गया है? लोकायुक्त। बताने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, लोकपाल को पद मुक्त करने का अधिकार निम्न में से किसे दिया गया है? तो जो लोकपाल को नियुक्त करेगा वही जो है पद मुक्त करेगा। लोकपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो जो लोकपाल की नियुक्ति किया है उसी को वो जो है रिजाइन देगा अगर जरूरत पड़ी तो। वैसे भी लोकपाल के खिलाफ भी जो है अगर जो है करप्शन की केस बनती है, भाई लोकपाल कौन जो है हरिश्चंद्र के अवतार होंगे, दूध के दूल्हे होंगे, अगर वो भी अपने पद का दुरुपयोग करें तो कम से कम जो है संसद के 100 सदस्यों के द्वारा लिखित प्रस्ताव उनके खिलाफ जो है राष्ट्रपति को दिया जाएगा। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उसकी जांच कराएगा, उसमें सही पाया जाएगा, तब लोकपाल या उनके सदस्यों में से किसी भी व्यक्ति पर अगर जो है इस तरह के चार्ज सही पाए गए तो उनको पद मुक्त कर दिया जाएगा। ये व्यवस्था है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में ओम्बुड्समैन संस्था की स्थापना का सुझाव, अरे यार हो तो गया, 1966 में मोरारजी देसाई की सरकार ने दिया था। अगला प्रश्न, भारत में लोकायुक्त या लोपाल मॉडल कौन सी संस्था से प्रेरित है? लोपाल नहीं है भाई, लोकपाल है। क्या? लोकपाल मॉडल। और किससे संबंधित है? स्वीडिश के जो है ओम्बुड्समैन से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले लोकपाल विधेयक किस वर्ष संसद में प्रस्तुत किया गया था? सबसे पहले 1968 में लाया गया, फिर 1971 में लाया गया, उसके बाद 1900 जो है इसे 77 में लाया गया, 1977 में, फिर जो है 1985 में लाया गया, 1996 में प्रस्तुत किया गया, 98 में, 2001 में, 2005 में, 2008 में, 2011 में, 2013 में। कुल पास होने से पहले जो है कुल कितनी बार? 10 बार इसे जो है संसद में अलग अलग जो है सरकारों ने इस विधेयक को लाया, लेकिन हर बार जो है इसे लोकसभा से पारित हुआ तो राज्यसभा से खारिज हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ तो लोकसभा से खारिज हुआ। तो यही जो है ये 10 साल यही होता रहा था। और लोकपाल विधेयक जो है पास होने के बावजूद भी, लोकपाल विधेयक जो है पास होने के बावजूद 13 में जो है ये पास हुआ। 1 जनवरी 2014 को उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया, कानून बन गया। उसके बाद भी 5 साल लगा दिया गया बस इस कार्य के लिए कि लोकपाल किसको नियुक्त किया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, ओम्बुड्समैन पद निम्न में से कौन से देश में प्रचलित था? स्वीडन में। अगला,
सरकारी कर्मचारियों के अनाचार, भ्रष्टाचार, अपराध को रोकने हेतु भारत सरकार में कौन सी संस्था में कार्यरत? भारत सरकार क्या कह रहा है यार? सरकारी कर्मचारियों के अनाचार, भ्रष्टाचार व अपराध को रोकने हेतु भारत सरकार में कौन सी संस्था कार्यरत है, ऐसे होना चाहिए। कौन सी संस्था जो है कार्यरत है, ये होना चाहिए। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका भी काम वही होता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, सीबीआई, ये सब वही काम करती है। करप्शन को कम करो, कोई अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो उस पर जो है कंट्रोल यानी नियंत्रण स्थापित करो। यानी दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा? 1, 2, 3, यानी ये विकल्प सही है। तीसरा विकल्प जो है 100% सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। योजना आयोग खैर अब तो नहीं रहा, लेकिन योजना आयोग की जगह नीति आयोग हो गया। योजना आयोग जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यही योजना आयोग जो कि भारत में 5 ईयर प्लान के लिए जिम्मेदार था, यानी पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए जिम्मेदार था। और अब इसको जो है बदल करके कर दिया गया क्या? तो इसको अब कर दिया गया नीति आयोग। क्या कर दिया गया? नीति आयोग। और नीति आयोग जो है बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना आप सबको पता है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये कथा तो सब जानता है। अब ये कह रहा है कि जो उपाध्यक्ष होता है, यहाँ पर भी उपाध्यक्ष है नीति आयोग का। अब ये नीति आयोग हो गया है, अगर इसका उपाध्यक्ष जो है कैबिनेट स्तर का एक मंत्री होता है, कैबिनेट लेवल का एक मंत्री होता है। और अगर जो है प्रोटोकॉल के पद में देखा जाए, वरीयता के क्रम में देखा जाए, तो सबसे पहले जो है नंबर किसका आता है? तो दुनिया जानती है कि राष्ट्रपति भारत में जो है सर्वोच्च पद है, देश का प्रथम नागरिक है। उसके बाद जो है किसका नंबर आता है? तो आप कहेंगे कि उपराष्ट्रपति का नंबर आता है। किसका? उपराष्ट्रपति का नंबर आता है। फिर किसका नंबर आएगा? तो आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री का नंबर आएगा। प्रधानमंत्री के बाद जो है किसका नंबर आएगा? तो आप कहेंगे कि राज्यों के राज्यपाल होंगे, यानी गवर्नर। हालांकि अपने राज्य में राज्यों के राज्यपाल जब अपने राज्य में रहते हैं तो वरीयता क्रम में इनका स्थान चौथा होता है, लेकिन जब दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो प्रोटोकॉल के क्रम में यानी वरीयता क्रम में इनका स्थान 8वां हो जाता है। इसके बाद जो है कौन होता है? तो पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, यानी पहले स्थान पर वर्तमान राष्ट्रपति और 5वें स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति होते हैं। 6ठे स्थान पर चीफ जस्टिस ऑफ जो है इंडिया होते हैं। तो इस तरीके से जो है कैबिनेट मंत्री जो होता है वो 7th पोजीशन पर जो है आता है। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष हो गया, या ऐसे सभी पद जो कि कैबिनेट मंत्री के बराबर के होते हैं, वो सब जो है रैंकिंग में किस स्थान पर होते हैं? 7th पोजीशन पर होते हैं। इवन दैट कि जो भारत रत्न प्राप्तकर्ता होता है, कौन? भारत रत्न प्राप्तकर्ता, या ये कह लो कि जिस व्यक्ति को भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है, वह व्यक्ति भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वरीयता क्रम में 7वें नंबर पर होता है, यानी एक कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा होता है उसको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए और अग्रता के क्रम में इनका सही अनुक्रम बताइए। तो भाई तो मैंने अभी बताया ही था आप लोगों से कि सबसे पहले जो है आएगा कौन? राष्ट्रपति महोदय आएंगे। उसके बाद जो है कौन आएंगे? तो आप कहेंगे कि उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पर होते हैं। तीसरे नंबर पर जो है प्रधानमंत्री होते हैं। चौथे नंबर पर गवर्नर होते हैं। 5वें नंबर पर जो है पूर्व राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के क्रम में 5वें नंबर पे होते हैं। 6ठे नंबर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, यानी भारत के
मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं ये 6ठे नंबर पर, और ये 7वें नंबर पर होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कैबिनेट मंत्री, ये सब 7वें नंबर पर जो है आते हैं। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश ये हो गए, ये आएंगे सबसे पहले, यानी फोर्थ नंबर। उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य यानी जो मिनिस्टर होंगे 7वें नंबर पर होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं 9वें नंबर पर होते हैं। ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, जय। अग्रता अधिपत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अग्रता का अवरोही क्रम है? यानी ओवरऑल यहाँ यही कह रहा है कि जो प्रोटोकॉल के पद बनाए गए हैं सरकार में जो है वरीयता के क्रम में जो है सबसे ऊंचा पद, उसके बाद तो इस तरीके से जो है कुल 22 होते हैं और इनको वरीयता क्रम में जो है स्थान देना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जी हाँ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी ये तो 11वें पोजीशन पे चले जाते हैं, ये 9th पोजीशन पर होते हैं, 9th पोजीशन पे होते हैं। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जी हाँ, उसके बाद जो है राज्यसभा के उपाध्यक्ष, महान्यायवादी, संसद सदस्य, दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का अनुक्रम क्या सही है? राज्यों के राज्यपाल यहां सबसे पहले दिया है, ये प्रोटोकॉल में 4था स्थान होता है। मुख्य न्यायाधीश का जो है 6वां स्थान होता है। राज्यों के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का 7वां स्थान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त 9वें नंबर पर होते हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? यही सही होगा। कौन सा? दूसरा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी, ये यहां तो नहीं होना चाहिए था लेकिन है तो देख लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटी भारतीय संविधान में किस देश के जो है संविधान से लिया गया? आप कहेंगे रूस के संविधान से लिया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी को भारतीय संविधान में किस समिति के सलाह पर लिया गया? तो आप कहेंगे स्वर्ण सिंह समिति के सलाह पर। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति के सलाह पर, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो है इसे भारतीय संविधान में जगह दिया गया। किस भाग में जगह दिया गया? तो आप कहेंगे भाग 4 क या 4A। किस आर्टिकल में इसको जगह दिया गया? तो आप कहेंगे कि आर्टिकल 51A में जो है इसको जगह दिया गया था। कितने मूल कर्तव्य हैं? तो जो है इनकी संख्या जो है अब कितना हो गई है? 11 हो गई है। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिर्फ 8 मूल कर्तव्यों को जो है रिकमेंड किया था, लेकिन भारत सरकार ने 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यानी मूल कर्तव्य लागू किए और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को भी 21 क में जोड़ा गया और इस तरीके से इस तरह कुल संख्या कितनी हो गई? कुल संख्या 11 हो गई। मूल कर्तव्य, नागरिकों का अपने देश के प्रति जो कर्तव्य होता है वही मूल कर्तव्य कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इस सेशन का जो है संभवतः ये अंतिम प्रश्न है। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, किसके रूप में? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब किया गया था? तो 13 दिसंबर वर्ष 1946 को किया गया था। 1946 को किया गया और जो है आगे चल करके इसे 1947 में, कब? 1947 में, फरवरी 1947 में इसको जो है, जनवरी 1947 में इसे जो है
स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया वही जो है प्रस्तावना कहलाया। जिसकी भाषा किस देश से ली गई है, तो अगर जो है पूछा जाए कि इसकी भाषा किस देश से ली गई है, तो इसकी भाषा ली गई है किस देश से, ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लेकिन इसका जो है विचार जो लिया गया है वो किस देश से लिया गया है, तो आप कहेंगे कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसकी पहली पंक्ति, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए, तो जो हम भारत के लोग, ये जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पहली पंक्ति से जो है लिया गया है। और इसमें सिर्फ एक बार जो है अब तक संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, सिर्फ एक बार। और वो कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी संविधान के नाम से जो है जाना गया। और जब संशोधन किया गया तो इसमें 3 शब्द जो है जोड़े गए। कौन कौन, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। 3 शब्द जो है जोड़े गए। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन से विकल्प सही हुए, दिए हुए प्रश्न के अनुसार अंतिम विकल्प जो है सही। आज तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ और अंतिम बार हुआ। 3 शब्द जो है जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा था। किसने, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा कहा गया था, जबकि इसे संविधान की आत्मा सुभाष कश्यप ने कहा था। और पंजाब बनाम गोलकनाथ मामले में मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो है पहले चीफ जस्टिस, पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस थे, पहले कार्यवाहक जो ऐसे चीफ जस्टिस से जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने, आगे चल करके देश के उपराष्ट्रपति भी बने, उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। ये रहा था आज का हम लोगों का ये प्यारा सा सेशन। मेरे साथ आप लोग बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। हमारी संस्था के द्वारा जारी की गई जो है ये पुस्तकें, खास करके जो हिंदी की पुस्तक है, जिससे 100% जो है क्वेश्चन आरओ के एग्जाम में जो है फंसे थे, और इस बार भी जो है ऐसा होगा, इस बार भी छपेगा। ऐसी पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर आप कॉल करें, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।